नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड में अवैध खनन मामले में ईडी की छापेमारी बुधवार की सुबह से ही जारी है। अवैध खनन मामले में सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक पिंटू और साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव, आर्किटेक्ट विनोद कुमार समेत 10 से अधिक जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक रातू रोड के शिवपुरी स्थित अभिषेक प्रसाद के घर बुधवार सुबह 2 गाड़ियों से ईडी की टीम पहुंची और तलाशी शुरू की। इस दौरान कई दस्तावेजों को खंगाले जाने की खबर आई है। सीएम के प्रेस सलाहकार के घर के बाहर सुरक्षा बल भी तैनात है। किसी को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने ईडी की छापेमारी को हेमंत सरकार पर दबाव बनाने वाला कदम बताते हुए इसे केंद्र सरकार के इशारे पर की गई कार्रवाई बताया। ये मुझे यह लगता है कि जिस प्रकार ईडी को आगे करके केंद्र की भाजपा सरकार हमें डराने का, झुकाने का एक प्रयास कर रही है, ये लगातार हो रहा है। लेकिन ना तो हम डर रहे हैं, ना तो झुक रहे हैं, क्योंकि हम जनता को केंद्र बिंदु में रख करके इस राज्य को विकास की ओर लेकर के जाने का पूरी संजीदगी के साथ प्रयास कर रहे हैं। जो लोग 70,000 करोड़ रुपए के आरोपी हैं, जिनको स्वयं प्रधानमंत्री ने आरोपी घोषित किया है, दूसरे दिन वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो वो महाराष्ट्र जैसे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उनका भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री जी को दिखता नहीं है, गौण हो जाता है। तो जिस प्रकार की एक कार्रवाई गैर भाजपा शासित राज्यों में चल रही है, तो हमें यह लगता है कि कहीं ना कहीं यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और मुकम्मल इसका जवाब जो है जनता देने का काम करेगी। प्रवर्तन निदेशालय के इस रेड पर झारखंड की विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में अफसर और नेताओं के गठजोड़ ने झारखंड को लूटने का काम किया है। जिस प्रकार से झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रवर्तन निदेशालय के समन से भाग रहे हैं, इससे ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं घोटाले का तार उनसे भी जुड़ा हो सकता है। देखिए, हेमंत सरकार के कार्यकाल में अफसरों और नेताओं के गठजोड़ ने झारखंड को लूट लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार पर 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का आरोप लगा है और जिस तरीके से आज ईडी के रेड हो रहे हैं, इससे साफ है कि पूरा स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन का नंगा नाच झारखंड में हुआ था, जब पूरी स्टेट मशीनों ने मिलकर झारखंड के आदिवासी मूलवासियों की गाड़ी कमाई को लूटा था। और हमारा मानना था कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से ईडी के समन से भाग रहे हैं, तो ये 70,000 करोड़ के घपले घोटाले के तार कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उनसे जुड़ते दिख रहे हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री के लिए जजमेंट डे आ गया है और आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, कानून आपसे हमेशा ऊपर रहता है और ये मोदी जी का न्यू इंडिया है। यहाँ एजेंसीज किसी पार्टी ऑफिस के इशारे पे काम नहीं करती। जब जैसा सबूत मिलता है वैसे उसी स्तर पे कार्रवाई होती है। लेकिन हमारा मानना है कि मुख्यमंत्री जी ने जो लूट का खेल किया था, उस अति का अंत अब शीघ्र है। झामुमो विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद से राज्य में राजनीतिक हलचल काफी तेज है। इसको लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। कई तरह की अफवाहें हवा में तैर रही है। मुख्यमंत्री को ईडी की नोटिस ने इन अफवाहों को हवा दे दी है। वहीं राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राज्य में जारी ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये बातें अभी यथार्थ नहीं बल्कि कागजी हैं। उन्होंने कहा कि वे हमेशा ये कहते रहे हैं कि जो भी गलत करेगा उसे उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। राज्यपाल ने कहा कि राजभवन की नजर सिर्फ राज्य की कानून व्यवस्था पर है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये बद से बदतर होता जा रहा है, जो चिंता का विषय है। These all are on the cards, but nothing has concretely developed. But I was repeatedly telling you one thing. Those who have done something wrong, they have to face the consequences. Raj Bhavan is keeping watch only on one thing, the law and order situation of the state. But unfortunately, it is getting deteriorated. That is painful. इधर झारखंड कांग्रेस के नए प्रभारी गुलाम अहमद मीर का रांची में प्रदेश के नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। रांची एयरपोर्ट से लेकर मोराबादी के बैंक्वेट हॉल तक कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया।
प्रदेश के नेताओं ने उनसे प्रदेश में कांग्रेस के अंतर्कलह से लेकर सरकार में सम्मान न मिलने तक की शिकायत की। वहीं इन सभी मुद्दों पर प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर में अपनी ताकत दिखाने की बात कही। साथ ही अपने दौरे में कहा कि संगठन और सरकार दोनों के बारे में वे पूरी जानकारी लेंगे। यहाँ फारिग होंगे, पता करेंगे क्या बात है और इसको आगे पीछे सोच समझ के सिचुएशन क्या है। कई बार मीडिया में कुछ होता है, हकीकत कुछ होती है, तो हम तो हकीकत पर मबनी फैसला लेंगे। वहीं झारखंड में राजनीतिक संकट के सवालों और ईडी की कार्यशैली पर उन्हें सवाल खड़े किए गए, लेकिन राजनीतिक संकट के सवाल को वे टाल गए। ये यहाँ पर थोड़ी ना मैं बात करूँगा, आपने पूछ लिया तो मैंने बस दे दिया। कांग्रेस पार्टी है, तभी यहाँ फारिग होंगे, पता करेंगे क्या बात है और इसको आगे पीछे सोच समझ के सिचुएशन क्या है। कई बार मीडिया में कुछ होता है, हकीकत कुछ होती है, तो हम तो हकीकत पर मबनी फैसला लेंगे, न कि हवाओं पर। तो इसलिए जब वो सिचुएशन आएगी हम एप्रोप्रिएट डिसीजन लेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत राजभवन में युवा संगम का आयोजन किया गया। इस मौके पर एनआईटी कुरुक्षेत्र के युवाओं ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू किए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम से युवाओं को एक दूसरे से मिलने और एक दूसरे को समझने का अवसर मिल पा रहा है। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि वैचारिक आदान प्रदान का ये एक अच्छा माध्यम है। जब तक हम एक दूसरे को नहीं जानते तब तक हम अलगाव में जी रहे होते हैं, जो किसी तरह से अच्छा नहीं है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये विचार दिया है ताकि देश की एकता अखंडता को और मजबूत किया जा सके। मौके पर मौजूद छात्रों ने भी एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया। एक भारत Shrestha Bharat program given by our Narendra Modi ji is a wonderful program that gives a lot of opportunity for our youngsters to exchange their views and know each other. They are from Kurukshetra, they have come, Triple IT, they have come, and all this by seeing the youngsters, I am sure the Viksit Sankalp Yatra is going to prove that India is going to be the most powerful nation by 2047. Civilization in India or Indus Valley civilization. When there was no aspect of formal education in the entire world, there were universities like Dakshina and Nalanda in India. When there was no constitution in the world, we had already formed Rigved, Yajurved, Samved and Atharvaved. Ladies and gentlemen, Yuva Samvad and Yuva Sangam is an initiative by the government where all of us get an opportunity to interact with different students in different parts of this nation, this great nation. India is a part of our civilization, or should I say, we are part of this civilization. I must tell all of you that when we got to know that we will get to go to Jharkhand for this Yuva Samvad, we were all very excited. But the moment we came to the railway station of Ranchi, I can tell you that our expectations were met with even higher deliberations. I personally have been a participant in many government functions and competition, but this welcome feels astoundingly amazing, and special thanks to Triple IT Ranchi. व्यक्तिगत रूप से तमिलनाडु से संबंध रखते हैं, तो मुझे यह गर्व अनुभव होता है कि इस राजभवन में हम दो राज्यों की शैलियों, दो राज्यों की संस्कृति का आदान प्रदान नहीं करेंगे, बल्कि हम तीन राज्यों की संस्कृतियों का आदान प्रदान करेंगे। इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हरियाणा, जिसके बारे में कहा जाता था कि बेटों की भर्ती और दही का दूध दही का काम, लेकिन यहाँ आके जो हमें सौभाग्य प्राप्त होगा कि मैं हरियाणा का नाम जिस गर्व से लेता हूँ, अगर कल किसी पद पे आसीन हूँ तो अपना दूसरा झारखंड को बताकर मुझे कोई आपत्ति व्यक्त नहीं होनी चाहिए। मैं धन्यवाद व्यक्त करूंगा यहाँ के सभी इंचार्ज साहिबान का, जिन्होंने अपने संपूर्ण प्रतिष्ठा से संपूर्ण अपना दिया और हमारा स्वागत किया। नववर्ष की से अच्छी शुरुआत क्या हो सकती थी कि आपके आशीर्वाद से एक नए राज्य के रूप में झारखंड को हम अपने से इसलिए भी सुशोभित कर पाते हैं क्योंकि जिससे हम झारखंड के शायद हिम्मत मेरी होगी। एक युवा राज्य में एक युवा व्यक्ति आप सभी के समक्ष बोलता है, और जब हरियाणा की भावना से मैं जाता हूँ झारखंड के रास्ते पे, तो मुझे गर्व अनुभव होता है, और अनुभव होता है उस प्रगति का, पर्यटन का, उस परस्पर संपर्क का, और हर भारतीय, भारत का बच्चा जब लोग उनसे बोल उठता है भारत भाग्य विधान। भारत एक ऐसा राज्य जिसके बारे में कहा जाता था कि जो भूख लगे खाना खाया जिसे प्रकृति कहते हैं, भूख न हो तब भी खाना खाया जिसे मानसिक विकृति कहते हैं।
लेकिन जब भूख खुद को लगी हो फिर भी अपने हिस्से का खाना किसी दूसरे को खिला दिया जाए, उसे भारतीय संस्कृति कहते हैं। ऐसी संस्कृति का बलवाहक होने के नाते मैं पुनः आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और झारखंड के लिए कुछ पंक्तियां पेश करते हुए अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि अरमान पूरा हो गया मेरा, अरमान पूरा हो गया मेरा, ट्रिपल आईटी का एहसान हो गया पूरा म्यूजिक की। देखा झारखंड की खूबसूरता को, देखा झारखंड की खूबसूरती को कैसा लगा, मानो कुंभ का स्नान हो गया मेरा, कुंभ का स्नान। धन्यवाद। वहीं आगामी 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम जन्म मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होना है। अयोध्या में 21 जनवरी और 22 जनवरी 2 दिवसीय महाउत्सव होने वाला है। इस महाउत्सव की तैयारियों को लेकर सभी सनातनी देश भर में जुटने शुरू हो चुके हैं। राजधानी रांची भी इससे अछूती नहीं है। धार्मिक और सामाजिक संगठन के लोग जहां घर घर जाकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के श्री राम जन्मभूमि मंदिर से आए अक्षत के माध्यम से आमंत्रण दे रहे हैं, वहीं संगठनों द्वारा राजधानी रांची के विभिन्न मंदिरों में एवं घरों में जाकर आमंत्रण दिया जा रहा है। साथ ही आग्रह किया जा रहा है कि अक्षत को देवी देवताओं के समक्ष रखा जाए ताकि इस पवित्र अक्षत का ससम्मान पूजन लगातार होता रहे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव अक्षत वितरण एवं निमंत्रण देने वाले रांची शहर के प्रसिद्ध धार्मिक और समाज सेवी का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का निमंत्रण जन जन तक पहुंचे। इसी कड़ी में हम सब अक्षत को लोगों के बीच वितरित कर रहे हैं। पहले सबको जय श्री राम। जिन्होंने अपना धन और मन से सहयोग किया, इसके लिए आज हमारे पास अयोध्या से अक्षत और कलश आया और पत्रक और श्री राम जी का फोटो। वो सब हम उसको देकर और उसको निमंत्रण देते हैं कि आप अयोध्या एक बार आइए और कैसा मंदिर बन रहा है वो एक बार आप देखिए। तो सभी में उत्साह है, सभी घर में वेट कर रहे हैं कि आप कब आएगा। और हम लोग आज श्रम बस्तियों से चालू कर रहे हैं, आज ही से हम लोग चालू कर रहे हैं और श्रम बस्ती से चालू कर रहे हैं और वो लोगों को पहला निमंत्रण हम लोग आज देने जा रहे हैं। ठीक है। वहीं निमंत्रण देने पहुंचे एक अन्य धार्मिक समाज सेवी का कहना है कि इस अक्षत और निमंत्रण को लेकर जन जन में उत्साह अपने चरम पर है। भारत के सनातनियों का उसका हम लोगों को राम मंदिर का जो सपना था पूरा हुआ है और जन जन का सहयोग से मंदिर बना है और हम जन जन तक जाकर करके अक्षत और निमंत्रण घर घर में बांटेंगे। इसी उत्साह के साथ शुरुआत हम लोग रांची में कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग मोहल्ला में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हिट एंड रन कानून से देश में मचे बवाल के बीच बुधवार को चाईबासा बस स्टैंड में सन्नाटा पसरा रहा। ट्रक ड्राइवरों के हड़ताल वापस होने के बाद भी चाईबासा में बसों का परिचालन नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि चालकों द्वारा किए गए हड़ताल की वजह से बसों के चालक काम पर नहीं आए, जिसके कारण कोई भी बस चाईबासा बस स्टैंड से नहीं निकली। जिस बस स्टैंड में तड़के से चहलकदमी देखी जाती थी, वो बस स्टैंड सुबह से वीरान नजर आया। बसों के नहीं चलने से यात्रियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं हिट एंड रन मामले में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कानून के विरोध में बुधवार सुबह सोनवा के ड्राइवर संघ ने सोनवा बस स्टैंड के पास चक्रधरपुर मनोहरपुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। ड्राइवर संघ में शामिल छोटे बड़े वाहनों के चालकों ने नारेबाजी कर इस नए कानून को काला कानून करार दिया। इस दौरान ड्राइवर संघ के सदस्यों ने केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए नए कानून को वापस लेने तक आंदोलन जारी रखने का भी ऐलान किया। हालांकि इस दौरान स्कूल बस व बाइक को छोड़कर अन्य वाहनों को बंद समर्थकों ने सड़क पर रखकर सड़क जाम कर दिया, जिससे आवागमन प्रभावित है। समाचार लिखे जाने तक सड़क जाम लगा हुआ था। बंद समर्थक ड्राइवर संघ के सदस्य नारेबाजी कर रहे थे। वहीं नववर्ष का जश्न मनाने जा रहे आदित्यपुर बाबाकुटी के रहने वाले और जमशेदपुर के सर्किट हाउस के पास सड़क दुर्घटना में मृत सभी 6 युवकों के घर मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे, जहां शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। वहीं घायलों के इलाज की अस्पताल प्रबंधन से जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने शोक संतप्त
परिवार के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया। केंद्रीय मंत्री ने दुर्घटना की विस्तृत जानकारी भी ली। मंत्री ने कहा कि 6 नौजवानों की मौत होना राष्ट्र की क्षति है, क्योंकि ये लोग आने वाले समय में अपने परिवार की देखभाल के साथ राष्ट्र निर्माण में कुछ न कुछ योगदान देते। उन्होंने कहा कि कम आयु के ये सभी बालक थे जिन्हें हम लोग एक सड़क दुर्घटना के कारण खो दिए हैं। नव वर्ष में जश्न और पिकनिक स्वाभाविक है, लेकिन ये बड़ी घटना जिसमें नौजवानों का मौत काफी दुखद है। उन्होंने कहा कि सभी परिवारों को उनकी संवेदना है। गौरतलब है कि 1 जनवरी की सुबह मरीन ड्राइव पिकनिक मनाने जा रहे इन युवकों की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई थी। केंद्रीय मंत्री मृत युवकों के पिता से भी मिले और हर संभव मदद के साथ साथ सांत्वना भी दी। देखिए, जिन बालकों के सड़क दुर्घटना में निधन हुए उनके परिवार के लोगों से मिले। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी। बहुत कम आयु के सारे बालक थे। अब 31 जनवरी को दिसंबर को लोग ऐसे कुछ आयोजनों में भाग लेते हैं, लेकिन कोहरा का असर था, लोगों को ऐसा लगा घूम करके आए, पर दुर्घटना घट गई। अब ये दुर्घटना घट गई तो घटने के बाद तो कुछ किया नहीं जा सकता है, पर यह बहुत बड़ा लॉस है परिवार के लिए। और जब हम यंग बच्चे की बात करते हैं, यंग स्टूडेंट की बात करते हैं, तो वो नेशन को भी बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि बाद के दिनों में उनका योगदान राष्ट्र के विभिन्न कार्यों में अपने परिवार के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और इसलिए वैसे होनहार बच्चों का चले जाना सबके लिए दुखदायी। वहीं केंद्र सरकार के नए कानून के विरोध में भारी वाहन चालकों द्वारा हड़ताल पर जाने के बाद से उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में उछाल और उसके नहीं मिलने की संभावनाएं बढ़ गई है। इसका सबसे ज्यादा असर पेट्रोल पंपों पर देखने को मिल रहा है। लोग अपने वाहनों में पर्याप्त मात्रा में तेल भरवा कर रखना चाहते हैं। ये स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि हड़ताल की वजह से जगह जगह मार्ग अवरुद्ध कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल टैंकर पेट्रोल पंप पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुछ पेट्रोल पंपों में पेट्रोल समाप्त भी हो गया है, जिसके बाद से पेट्रोल नहीं होने की संभावना को देखते हुए लोग पेट्रोल पंप की ओर रुख करने लगे। एक साथ सैकड़ों की संख्या में वाहन मालिक अपने अपने वाहन लेकर ईंधन भराने पेट्रोल पंपों पर पहुंचने लगे। साक्षी बंगाल क्लब के सामने स्थित इंडियन पेट्रोल पंप के मालिक शिवजी सिंह ने बताया कि पेट्रोल नहीं मिलने की खबर अफवाह मात्र है। अफवाह के कारण लोगों के बीच स्थिति उत्पन्न हुई है। उनका कहना है कि जिन पेट्रोल पंपों पर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पेट्रोल आते हैं वहां दिक्कत है, लेकिन अधिकतर पेट्रोल पंपों का अपना निजी वाहन है, इसलिए किसी भी तरह से पेट्रोल की किल्लत नहीं होगी। अभी तक तो कुछ सब स्मूथ है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपोर्ट का हड़ताल है, चल रहा है, लेकिन हम लोग की निजी गाड़ियाँ अपना पंप का माल ढो रही है। अब आगे क्या होगा देखना है, लेकिन अभी तक कोई स्कैर्सिटी नहीं, प्रॉब्लम नहीं। वहाँ रुकावट आया है, लेकिन अपना जो टीटी है, ट्रांसपोर्ट का जो अपना ओनर लोग का गाड़ी है, वो सब ला रही है। ये तो हुआ है, गलत इंफॉर्मेशन लोगों को मिल जा रहा है। कोई पूछ रहा है कि कल से बंद रहेगा, तो भी कल से तेल नहीं मिलेगा। गलत इंफॉर्मेशन जो हवा फैल रहा है, उसके चलते लोगों ने भेंट किया है। वहीं रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 4, 5 और 6 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने के कारण पूरे राज्य में हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा तापमान सामान्य रूप से यथावत बना रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 4 जनवरी को झारखंड राज्य के कुछ हिस्सों जैसे उत्तर पश्चिमी इलाके में बादल के साथ साथ हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना व्यक्त की जाती है। वहीं 5 जनवरी को राजधानी रांची समेत राज्य के पश्चिमी और मध्य हिस्सों में हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसी के तहत 6 जनवरी को राज्य के कुछ जगहों पर हल्के दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। इस दौरान हल्के मध्यम दर्जे का कोहरा रहने की भी संभावना जताई जा रही है।
वहीं बादल आने के बाद न्यूनतम तापमान पर हल्का सा पारा चढ़ा रहेगा और अधिकतम तापमान पर पारा हल्का सा गिरता हुआ दिखेगा। मौसम शुष्क रहेगा, बट अगर बात करें तो उत्तर पश्चिमी इलाकों और कुछ कुछ उत्तरी इलाकों जो सटे हुए हैं उत्तर पश्चिमी से, वहाँ पे हल्के बादल आपको देखने को मिल सकते हैं। और साथ में अगर बात किया जाए तो 4 तारीख से 4, 5, 6 इसमें हल्के दर्जे की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। अगर 4 तारीख की बात की जाए तो उत्तर पश्चिमी इलाकों में बादल के साथ साथ में हल्के दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। 5 तारीख की बात की जाए तो पश्चिमी के साथ में जो मध्य इलाके हैं, रांची समेत मध्य इलाके हैं, वहाँ पे भी आपको हल्के दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। और 6 तारीख को पूरे राज्य भर में कुछ कुछ जगह पे हल्के दर्जे की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। इस दौरान हल्के से मध्यम दर्जे का ही कोहरा रहने की संभावना जताई जा रही है। तो कुल मिला के ये है कि जो पश्चिमी विक्षोभ का जो असर था वो काफ़ी कम हो गया है। और अगले अगर बात किया जाए तो 2 दिन के बाद से मतलब 4 तारीख से हल्का सा बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। थोड़े बादल आएंगे जिससे न्यूनतम पारा थोड़ा सा बढ़ जाएगा और अधिकतम पारा थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिससे मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ा सा जो डिफरेंस है उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। इधर चक्रधरपुर में भाजपा द्वारा वनभोज सम्मेलन समारोह का आयोजन अकाउंट्स कॉलोनी काली मंदिर परिसर में मंगलवार को दोपहर के समय किया गया। वनभोज में कार्यकर्ताओं ने लिट्टी चोखा, घुगनी, मुड़ी, लड्डू का भरपूर आनंद उठाया। इस कार्यक्रम में भाजपा के सभी प्रकोष्ठ के स्थानीय नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने लिट्टी चोखा, लड्डू आदि का स्वाद चखा और एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ भाजपा को इस बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने को लेकर चर्चा भी की गई। इस मौके पर पूर्व विधायक शशि भूषण सामंत समेत पार्टी के अन्य पदाधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित थे। और पोटका मध्य विद्यालय में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज एवं दवा का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इसकी जानकारी पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने संवाददाताओं को दी। नामिया स्माइल फाउंडेशन एवं फोर्टिस हॉस्पिटल कोलकाता के संयुक्त तत्वाधान में पोटका मध्य विद्यालय प्रांगण में निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें स्त्री एवं प्रसूति, हड्डी रोग, नेत्र रोग, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपी, दंत रोग, ब्लड प्रेशर एवं ब्लड शुगर की निःशुल्क जाँच एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा सलाह दी जाएगी। साथ ही मरीजों को दवा भी मुफ्त दिया जाएगा। शिविर के आयोजन को लेकर पूर्व विधायक कुणाल सारंगी द्वारा पोटका पंचायत भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक मेनका सरदार, मनोज सरदार आदि उपस्थित रहे। शिविर का आयोजन 6 जनवरी शनिवार को पोटका मध्य विद्यालय में आयोजित किया जाएगा। के संक्रमण के कई मामले आ रहे हैं, कई प्रदेशों में ये सूचना मिल रही है, तो हमें स्वास्थ्य जो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, इस सोच को आगे बढ़ाते हुए आने वाली 6 तारीख को पोटका मध्य विद्यालय में सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया है नामिया स्माइल फाउंडेशन और फोर्टिस अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में, जिसको लेकर आज ये प्रेस वार्ता यहाँ पर आयोजित हुई है, जिसमें यहाँ की लोकप्रिय पूर्व विधायक आदरणीय मेनका सरदार जी, मेरे युवा साथी मनोज जी, दुलाल भाई और भी कई अन्य साथी यहाँ पर उपस्थित हैं और नामिया स्माइल फाउंडेशन की मेरी टीम के सदस्यगण भी उपस्थित हैं। तो हमारा यही आग्रह है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस शिविर का लाभ उठाएं, जिसमें कई विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा जाँच की जाएगी, जैसे स्त्री रोग, दंत रोग, अस्थि रोग, हृदय रोग, उसके साथ साथ कई अन्य जो रोग होते हैं, नेत्र रोग, उनकी जांच की जाएगी और ज़रूरतमंदों के बीच निःशुल्क दवाइयों का भी वितरण ज़रूरतमंदों को किया जाएगा। और वक्त चला एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज़।